नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर 21/8/2016 को जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा का। तो उसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन दोस्तों का आगे जाके पेपर है जेईएन का, है ना, उनके लिए काफ़ी वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगा और बाकी राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं वो आपके तो काम आएंगे ही। खैर, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाल बाग का उल्लेख किससे प्राप्त होता है। तो लाल बाग क्या है, पहले जो टैक्स लिया जाता था किसानों से तो वो लाल बाग है, और इसका जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है दोस्तों चोकली ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। 1483 का ये ताम्रपत्र है, तो इससे हमको ये जानकारी मिलती है। उसके अलावा बात करें पूर्व ताम्रपत्र की, तो इससे जो हमें जानकारी मिलती है कि भाई जो बहादुर शाह था ना, तो उसने 1535 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और महाराणा सांगा की पत्नी थी करमवती, उनके नेतृत्व में जो महिलाओं ने जौहर किया था, तो उस चीज़ की जानकारी जो है वो इस ताम्रपत्र से मिलती है। खेरोदत्त ताम्रपत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें दोस्तों पता चलता है कि महाराणा कुंभा के समय जो कौन कौन से सिक्के चलते थे और उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी, प्रमुख सड़कें कौन सी थी, वो जानकारी हमें खेरोदा ताम्रपत्र से मिलती है। और फिर एक आहड़ ताम्रपत्र आ जाता है, तो आहड़ सभ्यता भी है उदयपुर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ का ताम्रपत्र है। और इससे हमें पता चलता है कि गुजरात के जो शासक थे उनका जो मेवाड़ पर अधिकार रहा था उस बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र हैं उनके नाम दे रखे हैं। प्राचीन नाम क्या क्या थे, तो जैसलमेर का मांड था, प्रतापगढ़ का कांठल था, और झालावाड़ टोंक जो है मालवा प्रदेश के भाग हैं, ठीक है, तो ये इसका नाम मालवा आ जाएगा। और उदयपुर वाला जो है दोस्तों ये गलत दे रखा है, तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेवल जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है उसे कहा जाता है। इसके अलावा देखो दोस्तों, जैसे जांगल प्रदेश जो है बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आ जाता है। योद्धे के अंदर बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। शूरसेन के अंदर भरतपुर धौलपुर करौली वाला क्षेत्र आ जाता है। नागौर का प्राचीन नाम अही छत्रपुर, और ढूंढाड़ जो है जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। और उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है मेवाड़ का क्षेत्र, उसे शिवी, मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट नाम से जाना जाता था। तो हमें राजस्थान की जो प्राचीन इकाइयाँ हैं उनके जो नाम है वो पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों जो हर्ष की पहाड़ी है सीकर रेवासा के अंदर, वहां पर मिलता है। तो हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी, वैसे 973 ईस्वी है, ठीक है, वैसे इसमें 975 लिख रखा है, कोई ना। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय की जो स्थापना दोस्तों वो लकुलिश ने की थी, और लकुलिश जो है भगवान शिव का ही एक रूप है, और ये है सीकर के अंदर जो एक हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय वहाँ रखा हुआ है। और जो ये शिलालेख है, कौन सा शिलालेख, हर्ष पर्वत है ना, जो यहाँ पर ये जो शिलालेख है ना, तो ये कौन सी भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा में है, और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, हर्ष पर्वत के शिलालेख से चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो आभूषण का दोस्तों मैंने वीडियो डाल रखा है और ट्रिक से भी आपको याद करा रखा है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो ये दोस्तों पैरों का आभूषण है, स्त्रियों के पैरों का आभूषण। इसके अलावा और पैरों के आभूषण आप देख लीजिए, जैसे पिंजनिया, कड़ा, लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी, फोलरी, आंवला और हिरनामैन इत्यादि भी जो है पैरों के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माएड्रो हेलो रचना किसने लिखी है। तो किसकी रचना माएड्रो हेलो, ये है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, ठीक। किसकी रचना है, कन्हैयालाल सेठिया के माएड्रो हेलो। इनका जन्म जो है वो सुजानगढ़ चूरू में हुआ था, और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो नाम देख लीजिए जरा आप, वो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जैसे रमणियारा सोरठा, लीलटांस, पाथड़ वे पीथड़, धरती धोरारी, जमीन रोध धनी कुणी। तो ये जो है कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख और रचनाएं हैं, ठीक है। लीलटास, पाथड़ पीतड़, धरती धोरारी, जमीन रो धनी कुणी और रमणियारा सोरठा, ठीक है, ये कन्हैयालाल सेठिया की और प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, ठीक है। तो हमीर महाकाव्य किसकी रचना है, ये है दोस्तों नैनचंद्र सूरी की, ना कि जयचंद्र सूरी की, तो ये गलत है। पृथ्वीराज विजय, इसकी रचना जो है वो जयानक ने की है, ना कि चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है। अब बात करते हैं किसकी, गुण रूपक की।
तो गुण रूपक के रचयिता जो है दोस्तों केशवदास है, ना कि वीरभाण। वीरभाण जो है वो राज रूपक के रचयिता हैं। और राधा वल्लभ बसता है एक लास्ट में, तो वैसे राधा वल्लभ नहीं है, अगर इसको टाइपिंग मिस्टेक है तो राज वल्लभ जो है, हो सकता है राधा वल्लभ भी हो, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। लेकिन राज वल्लभ जो रचना है वो मंडन की है, ठीक है। तो वैसे तो चारों ही गलत हैं, लेकिन ऑप्शन में जो की के अंदर आंसर है वो तीसरा दे रखा है, यानी कि राधा वल्लभ जो है वो मंडन की रचना है। वैसे किताबों में जो है राज वल्लभ दे रखा है, ठीक है। और फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर राजवल्लभ ध्यान रखना, नाम राधा वल्लभ के साथ राजवल्लभ भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, डूंगजी और जवाहर जी का संबंध किससे था? तो ये क्रांतिकारी थे 1857 के समय, और इनका जो संबंध था वो शेखावटी ब्रिगेड से था। ये कछवाहा वंश के राजपूत थे, और अंग्रेजों को, इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया जाए, तो इसलिए अंग्रेजों की छावनियां लूटकर उन्हें नुकसान पहुंचाया करते थे। आपस में काका भतीजे थे डूंगजी और जवाहर जी। अगला प्रश्न है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो किसका संबंध रहा था जेंटलमैन एग्रीमेंट से? तो ये रहा था दोस्तों जो राजस्थान के अपने पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे ना, कौन? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो उनका संबंध इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से रहा था। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना। तो उस समय जो है जयपुर राज्य और हीरालाल शास्त्री जी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ कि जयपुर जो प्रजामंडल था उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। और बात करते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में, तो इनका जन्म 1899 जोबनेर जयपुर में हुआ था, और राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और 1936 में इन्होंने शांताबाई कुटीर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। और वनस्थली विद्यापीठ जो वो निवाई टोंक के अंदर स्थित है। और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और शांताबाई कुटीर की स्थापना किसने की थी? राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने 1936 में। अगला है, वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों भचूंडला, ठीक है। नाम ही थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, भचूंडला नाम है। तो ये अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरत, सूप, हुरमजी, आरी ये किससे संबंधित हैं? तो ये सारा जो है, ये जिनका जो संबंध है वो कढ़ाई और पेचवर्क से है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री जो है नियुक्त थी? तो वो थी जो पहले अजमेर में थी, फिर अजमेर से उनको जो है नसीराबाद भेज दिया गया था, क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों के जो है पूरे शस्त्रागार जो था वो, मतलब जो भी सामान थे, राइफल्स वगैरह और भी बारूद वगैरह जो सब अजमेर में थे। लेकिन जो 15वीं इन्फेंट्री जो है ये मेरठ से आई थी। तो अंग्रेजों को थोड़ा सा इन पर क्या विश्वास वगैरह नहीं था, तो इनको नसीराबाद भेज दिया। और फिर इनको भी लगा कि शायद अंग्रेज हम पर विश्वास नहीं करते हैं, तो थोड़े से नाराज हो गए। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 28 मई 1857 को जो है नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो नसीराबाद में जो उस समय थी वो थी 15वीं इन्फेंट्री, ठीक है। 28 मई 1857 को 6 छावनियाँ थी टोटल राजस्थान के अंदर उस समय, नसीराबाद, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा और नीमच। तो ब्यावर और जो खेरवाड़ा है इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, 2 छावनियों ने। अगला है, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था दोस्तों 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस 1930 में मनाया गया था। राजस्थान में एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो राजस्थान में एकी आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों किसने? मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है। और 1921 में हुई थी इसकी शुरुआत कहाँ से? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। और मोतीलाल तेजावत जी को जो है दोस्तों मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। और जो भील जाति के लोग हैं इन्हें प्यार से बाबूजी के नाम से बुलाते हैं। और इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना भी करी थी। अगला प्रश्न है, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बाद क्या, महाराणा प्रताप ने जो है कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया था। और कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। कब? 1540 में कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है उसके बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो क्या है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब इन्होंने इसको केंद्र बनाया महाराणा प्रताप ने, तो जो अकबर है उन्होंने शाहबाज खां के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी थी, ठीक है। तो शाहबाज खां ने यहाँ पर कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था 1578 में। नेक्स्ट है, धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? तो धूलकोट का जो संबंध है दोस्तों वो जो स्थानीय भाषा में आहड़ सभ्यता को जो है धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और ये सभ्यता जो है दोस्तों ये आयड़ नदी के किनारे स्थित है। अगला है, महारानी विक्टोरिया
के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेज दिया गया? तो ये भेज दिया गया था दोस्तों प्रताप सिंह को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आएगा इसका। अगला है मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित हैं। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडकला के 16 प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो मांडकला जो कहाँ स्थित है, ये टोंक में, ठीक है, टोंक जिले के अंदर स्थित है। इसे राजस्थान का लघु पुष्कर भी कहा जाता है। तो अगला सुमेलित करना है हमको कि जोधपुर में राठौड़ वंश का शासन था, सही है। अजमेर में भाटी के गलत आ जाएगा, यहाँ पर जैसलमेर आएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, भाटी का जो शासन था वो जैसलमेर में था। सिरोही में देवड़ा आ जाएगा, ठीक है, जयपुर में कचवाहा आ जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कवि चंद्रवरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है, तो कितनी बताइए इन्होंने? 36 बताइए। और पृथ्वीराज रासो जो वो इन्हीं की रचना है, जो कि पिंगल भाषा का ग्रंथ है। अगला है प्रताप सिंह बारठ को किस के तहत बरेली जेल में भेज दिया गया? तो ये भेज दिया गया था दोस्तों बनारस षड्यंत्र केस के तहत भेज दिया गया था। प्रताप सिंह बारठ जो है वो केसी सिंह बारठ के पुत्र थे और इनके चाचा थे जोरावर सिंह बारठ। इनके साथ मिलकर इन्होंने जो है एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हॉर्डिंग पर जब वो दिल्ली आए थे तो बम फेंका था। तो इस वजह से इनको जो है बनारस षड्यंत्र केस के अंदर जो है जेल में डाल दिया गया। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है लगभग राजस्थान से 26 किलोमीटर में गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। अगला, राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ फैला हुआ है, विस्तीर्ण है? तो माही नदी का जो मैदान है वह 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ में भी फैला हुआ है। तो ऑप्शंस क्या लगभग ये मैच कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया है। वैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस जो है लगभग सेम आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आगे से डिलीट कर दिया गया है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, तो अरावली रचना विधि के आधार पर, ठीक है, तो रचना विधि के आधार पर जो अरावली जो है वो मोड़दार पर्वत के अंदर आ जाएगी। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला के अंदर है। और कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर अरावली की लंबाई, और राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर कहाँ तक? खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है, जिसे सरस्वती नदी, लेटी नदी और मृत नदी और सोतर नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 465 किलोमीटर है। कितनी है? 465 किलोमीटर लंबी नदी है घग्गर नदी। बात करें कांकनी नदी की, तो आंतरिक अफवाह के अंदर सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर की है, जैसलमेर के अंदर है। और बात करें कि राज्य में पूर्णते बहाव के हिसाब से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, राज्य में पूर्णते बहाव के हिसाब से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कांकनी नदी है। ठीक है, ये सीकर के अंदर स्थित है और झुंझुनू को 2 भागों में बांट देती है। गणेश्वर सभ्यता भी इसी पर स्थित है, कांतली नदी पर ही। 134 किलोमीटर लंबी नदी है। तो राजस्थान की सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी तो घग्गर हो गई, लेकिन पूर्णते बहाव के हिसाब से राज्य में पूछे तो कांतली हो गई, सबसे छोटी पूछे तो कांकनी हो गई। ठीक है, पूर्णते बहाव के हिसाब से कांतली और कांकनी अलग अलग है थोड़ा, है ना, ध्यान रखना। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर गिर रही, वो नदी हमको बतानी है। वही नदी है जो कि 56 का मैदान भी बनाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी है? माही नदी। 576 किलोमीटर लंबी नदी है। मेहत झील, अमरोरू की पहाड़ियों में स्थित मेहत झील से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू आप जानते होंगे, और यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो झालावाड़ आ जाएगा, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला। अगला, राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। तो ये जलवायु संकेत हैं, ठीक है, जो कि जलवायु वेदता जो है कोपेन उनके द्वारा लिखित है। तो इसके हिसाब से जो जलवायु मिलेगी एक प्रकार की शुष्क जलवायु है, तो ये जैसलमेर के अंदर मिलेगी, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में BWHW प्रकार की जलवायु। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो मुख्यतः काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी में जो आंसर आएगा वो आएगा कपास और मक्का, चौथा ऑप्शन। अगला है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है?
तो ये तो मार्च 2011 के हिसाब से पूछा था। तो अपन अभी जो याद करते हैं वो करते हैं 2019 का। इसका तो जो आंसर था वो 9.55 था, ठीक है, 29 का। और अभी 2019 की जो रिपोर्ट थी फॉरेस्ट वाली, उसके हिसाब से 9.57% है, ठीक है, ध्यान रखना कितना, 9.57%। अगला है, राजस्थान में पहला जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया। तो इसमें भी ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि पहला जो जैविक उद्यान शुरू हुआ था वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान पहला था और ऑप्शन में नहीं था, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। अगला है, राजस्थान में सेम की समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से हैं। तो सेम की समस्या मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है। एक प्रकार से जल भराव से उत्पन्न जो दलदल की समस्या है वही सेम समस्या है, ठीक है, जो कि मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर, जो कि इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिले हैं। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी है। वैसे सर्वाधिक जो मसाला जो होता है वो 12 के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 जिलों को कंबाइंड करके पूछा है। तो यहाँ पर आंसर आता है कोटा और झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। 12 जिला राज्य में मसाला उत्पादन में पहला स्थान है और राजस्थान का पहला मसाला पार्क जो है वो झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो यह है दोस्तों भरतपुर के अंदर, ठीक है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र भी जो है कहाँ है, भरतपुर के अंदर है, सेवर भरतपुर में। एक ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। अगला, वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या किसकी, गोवंश की, भेड़ों की, भैंस की, बकरियों की। तो 2012 के अनुसार तो बकरियों की थी, लेकिन जो अभी 2019 की जो जनगणना मतलब 2017 की है, लेकिन जो कि थोड़ा 2 साल लेट 2019 में हुई थी, तो उसके हिसाब से जो सर्वाधिक है वो गोवंश की है। तो 2017 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या जो है वो गोवंश की है, ठीक है, गाय और बैल की। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो राजस्थान में मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा में स्थित, और कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो होता है दिवेर राजसमंद से, इस नदी का उद्गम होता है। और भीलवाड़ा के अंदर जो है एक जगह है नंदराम या नंदराय नाम की कोई जगह है, वहां पर जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है कोठारी नदी, ठीक है। और एक मेज नदी भी है, ठीक है, लेकिन मेज नदी मेज नदी पर मेजा बांध नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो चंबल की सहायक नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है। तो सर्वाधिक जो होती है दोस्तों वो तो होती है नलकूपों से, ठीक है, सर्वाधिक। उसके बाद बात करें तो कुओं से आ जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर पे। फिर उसके बाद बात करें तो तालाबों से आ जाएगा, फिर नहरों से आ जाएगा, और फिर तालाबों से, ठीक है। तालाबों से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो भीलवाड़ा के अंदर होती है। तो सबसे पहले नलकूप, फिर कुएं, फिर नहरें, फिर तालाब, ठीक है। भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है। तो सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति जो है दोस्तों वो ज़मीन में पानी के हिसाब से तथा गुणवत्ता की दृष्टि से वो है नागौर और जयपुर की, ठीक है, किसकी, नागौर और जयपुर की। राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित है। तो वहीं पे है जिससे कि जिसका पानी से क्या है वो कुबड़ बन जाती है। तो ये जो पट्टी है ये नागौर और अजमेर के अंदर फैली हुई है, ठीक है, फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी, ठीक है, इसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, जिससे कुबड़ा रोग हो जाता है। अगला, राजस्थान में भू क्षेत्र में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो इसके हिसाब से जो है सबसे लंबा जो है वो NH-15 है, लगभग 873 किलोमीटर लंबा ये NH है। सर्वाधिक व्यस्त राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है। सबसे छोटा जो है 71B है, 5 किलोमीटर का। अगला और लास्ट प्रश्न, राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले कौन से हैं। तो खनिज का वीडियो दोस्तों मैंने ट्रिक से आपको याद करा रखा है, अगर नहीं वीडियो देखा है तो ज़रूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसका आंसर है बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर, ठीक है, बेंटोनाइट। तो दोस्तों ये था वीडियो JEN पेपर जो 2016 में हुआ था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कहीं कोई गलती दिखे आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।